अब अपन बच्चों प्रोटोप्लाज्म के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव। प्रोटोप्लाज्म कोशिका का सबसे इम्पोर्टेंट भाग है और यह वो पार्ट है जिसमें सभी जैविक क्रियाएं होती हैं। जीव द्रव कोशिका के समस्त जैविक लक्षणों को प्रदर्शित करने वाला मूल पदार्थ है, इसलिए इसे जीवन का भौतिक आधार भी कहते हैं। द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ इज ए प्रोटोप्लाज्म। इसके इतिहास के बारे में यदि अपन थोड़ा सा जाने, जीव द्रव को सर्वप्रथम कॉर्टी नामक साइंटिस्ट ने सन 1772 में देखा था तथा डुजार्डिन ने सन 1835 में इसको सारकोड नाम दिया और पुरकिंज ने सन 1840 में इस आधार द्रव को प्रोटोप्लाज्म अर्थात जीव द्रव नाम दिया। पुरकिंज ने सन 1840 में जीव द्रव नाम दिया। मैक्स शुल्टजर ने सन 1861 में जीव द्रव सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार समस्त जीवधारियों का शरीर जीव द्रव से निर्मित इकाइयों का समूहन है तथा सभी प्लांट्स एवं एनिमल्स का शरीर मूल रूप से एक ही समान जीव द्रव का बना होता है। फिजिकल करैक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव के भौतिक गुण कौन कौन से हैं जिसके आधार पर हम इसको जीवन का एक मूलभूत इकाई के रूप में जानते हैं। सबसे पहला है प्रकटन, एपियरेंस, किस प्रकार का ये दिखाई देता है। तो प्रोटोप्लाज्म चिपचिपा, पारभासी, जेली के समान पदार्थ है। ये जल की अपेक्षा अधिक भारी होता है। ठीक है, इसका जो अपन मॉलिक्यूलर वेट निकालें, विस्कोसिटी निकालें, तो वो वाटर की तुलना में अधिक होती है। प्रत्यास्थता एवं संकुचनता, प्रत्यास्थता जीवद्रव एवं जीवद्रव कलाओं का एक विशिष्ट गुण है। इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी स्पेसिफिक करेक्टर इसलिए है, नॉर्मली जैसे आप अपनी स्किन को बहुत मालिश, अब सर्दियों का मौसम, मालिश करते हैं, छोटे बच्चों के अपन खींच लेते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे मैकेनिकल फोर्सेस लगते हैं अब बॉडी के अंदर, हम काम करते हैं, साथियों के साथ रहते हैं, ठीक है, और जो एथलीट्स होते हैं उनकी बॉडी पे तो बहुत ही ज़्यादा रहते हैं। तो ये यदि इलास्टिसिटी की कैपेसिटी इस प्रोटोप्लाज्म में नहीं होती, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में नहीं होती, तो हमारी ये जो सेल्स हैं ये बहुत जल्दी डेड हो जाती और हम एक हेल्दी जीवन जीने में असमर्थ रहते हैं। जीवद्रव कलाएं अपने मूल आकार से करीब 25 गुना अधिक तक फैल सकती हैं और पुनः अपनी वास्तविक स्थिति में आ जाती है। जीवद्रव की संकुचनता के फलस्वरूप ही कोशिकाएं जल एवं अन्य घोलों के अवशोषण एवं श्रवण करने में समर्थ होती है। थर्ड है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी श्यानता, यह तरलता की प्रतिलोमी है अर्थात उल्टी है। विस्कोसिटी से मतलब गाढ़ापन से है और गाढ़ापन
तरलता मतलब लिक्विडिटी, जितना आप पानी डालोगे उतना ही लिक्विड होगा, और जितना आप शुगर, जैसे उस वाटर में डिजोल्व कंपोनेंट्स हैं, शुगर है मेनली, हनी है, ये ऐसे जो पदार्थ हैं जो इजीली डिजोल्व हो जाते हैं वाटर में, उनको जितना अधिक डालोगे तो वो उतने अधिक विस्कोसिटी के गुण अपने आप में प्रदर्शित करेंगे। तो जीवद्रव एक ऐसा ही श्यान तरल है जिसकी श्यानता विभिन्न कोशिकाओं, एक ही कोशिका के विभिन्न भागों तथा एक ही भाग की विभिन्न अवस्थाओं में अलग अलग होती है। जीवद्रव की श्यानता को तरल स्थितिक दाब, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर द्वारा कम तथा ताप विद्युत प्रवाह के द्वारा अधिक किया जा सकता है। जीवद्रव के भौतिक रूप एवं रचना के संबंध में वैज्ञानिकों ने विभिन्न थ्योरीज प्रस्तुत किए हैं, विभिन्न वाद दिए हैं, अर्थात अपने अपने विचार दिए हैं। उनमें से कुछ थ्योरीज के बारे में अब अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले है ग्रेनुलर थ्योरी। ग्रेनुलर थ्योरी सन 1893 में अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने प्रतिपादित की। इस सिद्धांत के अनुसार जीवद्रव विभिन्न आकार के असंख्य सूक्ष्म दानों का बना होता है जो एक समान तरल माध्यम में बिखरे रहते हैं। सेकंड थ्योरी है एल्वियुलर थ्योरी, कूपिकावाद सिद्धांत। सन 1894 में ब्रूसलाई नामक वैज्ञानिक ने एल्वियुलर थ्योरी प्रतिपादित की। इसके अनुसार जीवद्रव दो भिन्न घनत्व वाले पदार्थों से बना फैन के समान इमल्शंस है। फोमी इमल्शंस अपन ऐसे कहेंगे, जैसे अपन डिटर्जेंट उसमें पानी में जब मिलाते हैं तो जो बबल्स क्रिएट होते हैं पानी के अंदर, तो वो एक फोमी इमल्शन लाइक स्ट्रक्चर अपने आप को शो करता है। बहुत ज़्यादा नहीं, आप बहुत ज़्यादा उसको हिलाओगे तो बहुत ज़्यादा एयर बबल होंगे, तो वैसी स्थिति नहीं, एयर बबल भी दिखने चाहिए और साथ में वाटर भी दिखना चाहिए, तो वो होती है फोमी इमल्शंस लाइक स्ट्रक्चर। इनमें से अधिक घनत्व वाला तरल मैट्रिक्स बनाता है और कम घनत्व वाला कूपिकाओं के रूप में निलंबित रहता है। तंतुकीवाद सिद्धांत, फिर भी लेयर थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार जीवद्रव असंख्य सूक्ष्म तंतुओं के समान रचनाओं से मिलकर बना होता है जो एक तरल माध्यम में विक्षेपित रहते हैं। तंतुक प्रोटीन के बने होते हैं जो मिसल्स कहलाते हैं। यह सिद्धांत फ्लेमिंग ने सन 1897 में दिया था। फ्लेमिंग ने, ये ध्यान रखना, फेब्रिलर थ्योरी दी थी, FF। फोर्थ है रेटिकुलर थ्योरी। रेटिकुलर जैसे रेटिकुल से ही ध्यान होगा, जालिका वाद सिद्धांत। यह सिद्धांत क्लीनियम कार्नोए ने प्रतिपादित किया और इसके अनुसार जीवद्रव तंतुओं के एक जाल का बना होता है। ये तंतु वास्तव में एमिनो एसिड्स की लंबी श्रृंखलाएं हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सूक्ष्म नलिकाओं के कारण ही जीवद्रव जालिका रूपी प्रतीत होता है। उस टाइम में जो भी हमारे साइंस की प्रगति थी, जो इस प्रकार के माइक्रोस्कोप थे, इन विभिन्न साइंटिस्टों ने सेल का अध्ययन किया, तो जो इनको सेल के अंदर दिखाई दिया उसके आधार पर इन्होंने अपनी विचार व्यक्त किए। जैसे हम कैलन एंड कॉर्ने के जो रेटिकुलर थ्योरी है, इसके बारे में अब सोचें आज की परिप्रेक्ष्य में, तो उस टाइम जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो इनको एक
नेट लाइक स्ट्रक्चर में दिखाई दी, तो उन्होंने उस प्रोटोप्लाज्म को रेटिकुलर लाइक स्ट्रक्चर कहा, और कहा कि उसमें जो ये तंतु हैं ये किसके बने होते हैं, एमिनो एसिड्स के बने होते हैं। जीव द्रव का कोलॉइडी स्वभाव, ठीक है, कोलॉइडल नेचर ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ये इम्पोर्टेंट है। आधुनिक परिकल्पना के अनुसार जीव द्रव कोलॉइडी प्रकार का होता है। अब जो साइंस का एरा चल रहा है इसमें यह है सिद्धांत प्रूव भी है कि हमारा जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो कोलॉइडी नेचर का होता है। जीव द्रव के कोलॉइडी स्वभाव को सर्वप्रथम फिशर सन 1894 में तथा हार्डी ने सन 1899 में प्रतिपादित किया। कोलॉइडल नेचर क्या होती है? या कोलॉइड होता क्या है, कोलॉइड, इसके बारे में अब थोड़ा अपन अध्ययन करते हैं। कोलॉइड किसी पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें परिप्रेक्षण माध्यम डिस्पर्सन फेज में निलंबित परिक्षिप्त पदार्थ के कण सामान्य अणुओं से तो छोटे होते हैं किंतु सूक्ष्म कणों से बड़े होते हैं। आया समझ में? कोलॉइडल वह अवस्था है जिसमें परिप्रेक्षण माध्यम डिस्पर्सन फेज में निलंबित परिक्षिप्त पदार्थ के कण सामान्य कणों से तो छोटे होते हैं किंतु सूक्ष्म कणों से बड़े होते हैं। यदि जैसे हम परिप्रेक्षण माध्यम, जैसे हमने हमारा वाटर ले लिया, ठीक है, इसमें यदि किसी पदार्थ, दो पदार्थ लेते हैं जो एक तो सामान्य मॉलिक्यूल के होते हैं और एक सूक्ष्म मॉलिक्यूल के होते हैं, और उन दोनों का यदि मिश्रण हम बना दें उस वाटर में, तो जो अवस्था आएगी हमारी वो प्रोटोप्लाज्म लाइक स्ट्रक्चर होगी, और उसको हम कह देंगे ये कोलॉइडल फेज है। कोलॉइडी विलयन में निलंबित कोलॉइडी कणों को परिक्षिप्त प्रावस्था तथा उस माध्यम को जिसमें परिक्षिप्त कण निलंबित रहते हैं परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। कोलॉइडी कणों का आकार वास्तविक विलयन में स्थित कणों से बड़ा किंतु निलंबित विलयन के कणों से छोटा होता है। इसका सिंपल उदाहरण अपन डिस्टेम्पर को ले सकते हैं, जिसमें चूने का दूध या पानी। कोलॉइडी कणों का आकार वास्तविक विलयन में स्थित कणों से बड़ा किंतु निलंबित विलयन के कणों से छोटा होता है। थैंक यू।